आगे देखें आप वीडियो 2। ये आपका वीडियो 2 है, पार्ट 4 का वीडियो 2। हेलो बच्चों, अब देखें, आपने देखा इन लोगों की गतिविधियों को। आदिवासियों की जो गतिविधियाँ थी, ये लोग झूम की खेती करते थे, कुछ लोग शिकार करते थे और कुछ लोग संग्राहक थे। कुछ लोग शिकार के साथ साथ वन उत्पादों को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और बाजारों में ले जाकर के बेचते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इन लोग के विषय में और भी देख लें, कैसे कैसे इनकी क्रिया चलती थी और चल रही है। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, देखें क्या लिखते हैं। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे डूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों, इमली और मशरूम का मतलब कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में वैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधेली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेत में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में कटकर पटकन किया जाता था, पीटा जाता था, अन्न को निकाला जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों को की भी जरूरत पड़ने लगती थी। तो इस तरह से वेरियर एल्विन द्वारा लिखित वैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द हॉर्स, वेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है, जो कि आज भी रखी गई है। तो यहाँ पर एक चित्र और भी देख लें। ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की। बिहार का यह सीन है 1946 की।
बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में साथ में जाते थे, जाया करते थे। अब आगे देखें, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ आदिवासी ऐसे थे जो एक स्थान पर रह करके खेती करते थे। एक शब्द आया है बेवड़, उसको आप देख लेंगे। बेवड़ का मतलब होता है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक व घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब देखें अगला पैरा, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। आप देखें, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि वे बदलाव क्या थे, कैसे बदले और बदलाव आया तो कैसा बदलाव था। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 5 में देखें। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। अब आप देखें घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। जो घूम खेती करने वाले काश्तकार थे उनका क्या हुआ। अब देखें आप, ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर
ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यह अध्याय 2 में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों का यह मतलब था कि ऐसा करने से उनको फायदा होगा, उनको एक स्थान पर रहने से अंग्रेजों को फायदा होगा। तो झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ करता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब देखें, वन के लिए जो कानून बनाए गए, आदिवासियों के लिए जो नियम बनाए गए, उनका क्या प्रभाव पड़ा उसको आप देख लें। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। स्लीपर एक शब्द आया है, आप देख लें। लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं स्लीपर। उसको बोलते हैं स्लीपर। अब ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो आगे